अब नहीं आए। देखो वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक के लिए हम एक ग्राफ समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी, ये क्या होता है क्रिया कारक और ये क्या होता है उत्पाद। ये क्रिया कारक और ये उत्पाद, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे हमारे क्रिया कारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है उत्पाद बनता है। क्लियर, क्या बनेगा उत्पाद। अब समझो मेरी बात, जब हमारे क्रिया कारक रिएक्शन करेंगे इसके पहले यदि मैं देखूं तो ये वाला हमारा ग्राफ यदि ये सांद्रता का है, यदि ये ग्राफ सांद्रता का है और ये ग्राफ, ये दोनों समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ है, तो ये हमारा जीरो है। क्या है जीरो। और ये इधर साइड होगा सांद्रता अधिकतम, इधर साइड होगा समय अधिकतम। तो जैसे हम क्रिया अभी नहीं किए, क्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्रिया स्टार्ट होने वाली है, तो क्रिया स्टार्ट होने के पहले क्रिया कारक और सांद्रता किसकी मात्रा ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि अभी क्रिया हुई ही नहीं, तो जितना हम लिए थे उतना ही है, तो इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो सबसे पहले क्रिया कारक की सांद्रता यहाँ रहेगी और उत्पाद की सांद्रता यहाँ रहेगी। अब तुमने रिएक्शन शुरू कर दिया, तो जैसे रिएक्शन शुरू करोगी तो ये कम होता जाएगा क्योंकि ये बनाता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, मतलब कि ये हमारा जो क्रिया कारक है ये क्या होता जाएगा कम होता जाएगा और जो उत्पाद है क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाए, हाँ मतलब ये क्रिया कारक हमारा ये जीरो था उत्पाद, ये उत्पाद और ये क्रिया कारक। क्लियर हुआ। तो उत्पाद हमारा बढ़ता जाएगा और क्रिया कारक हमारा कम होता जाएगा। ठीक, ये हो गया क्रिया कारक से उत्पाद। और क्रिया कारक और उत्पाद के बीच में भी ग्राफ आता है, तो हमको ये वाला ग्राफ बनाना होता है कि जैसे अभिक्रिया होने के पहले क्रिया कारक की मात्रा अधिकतम होती है, ये हमारी देखो जीरो से लेके यहाँ तक हो गई अधिकतम होती है, तथा अभिक्रिया स्टार्ट होने के पहले उत्पाद की सांद्रता जीरो होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होती जाती है तो हमारा ये वाला इसमें परिवर्तित होता जाएगा, तो इसकी सांद्रता क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, इसकी सांद्रता क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसके नीचे पहले एक लाइन लिखो, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, हाँ हेडिंग डालने के बाद पहले लाइन लिख दो, जैसे 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 रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे 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 रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते जाते हैं, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते जाते हैं। जिससे अभिकारक का सांद्रता जिससे अभिकारक का सांद्रता जिससे अभिकारक का सांद्रता सतत कम होता जाता है, अभिकारक का सांद्रता सतत कम होता जाता है, सतत कम होता जाता है तथा उत्पाद की सांद्रता क्रमशः बढ़ती जाती है, उत्पाद की सांद्रता क्रमशः बढ़ती जाती है। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता का अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता का अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता का सचित्र व्यवहार फिर नीचे डायग्राम बना दो। किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है, किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है, किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रता
जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई होता है, जब जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण गुड इवनिंग इकाई होता है, इकाई होता है, हाँ इकाई होता है। अब ऐसा हेडिंग डालो, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि है ना, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अभिक्रिया की कोटि इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? चलो पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लो, परिभाषा लिख दो पहले। किसी अभिक्रिया की कोटि उन घातों के योगफल के किसी अभिक्रिया की कोटि उन घातों के योगफल के योगफल के बराबर होती है, जो दर समीकरण या दर नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। जैसे हमारा यह अभिक्रिया है AA प्लस BB प्लस CC इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम समझेंगे दर स्थिरांक और अभिक्रिया की कोटि, दोनों चीज समझेंगे। इसके पहले दर स्थिरांक पढ़ाएं, दोनों समझेंगे। तो यदि हम इसके लिए अभिक्रिया की दर लिखें तो अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है। तो क्रिया कारक की सांद्रता A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C। यदि हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K आ जाएगा। K A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C। तो जो हमारा ये है, जो हमारा K है, K क्या है? दर स्थिरांक। K क्या है? K होता है दर स्थिरांक। क्लियर? और हमारा अभिक्रिया की कोटि क्या है? क्या? अभिक्रिया की जो कोटि है, जो अभिक्रिया की कोटि है, इसको हम N से रिप्रेजेंट मान लो कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, तो जो क्रिया कारक की घात होती है। क्या? क्रिया कारक की घात। तो A प्लस B प्लस C ये होती है अभिक्रिया की कोटि। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके समझें, मैंने बोल दिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। क्लियर? चलो इसके लिए यदि हम दर लिखें तो हम दर कैसे लिख सकते हैं? R इक्वल टू K, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, प्रोपोर्शनल के हटा के। N2 यहाँ कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1, तो पावर 1। H2 कितना है यहाँ? 3, तो पावर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 3। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो ये होता है अभिक्रिया की, है ना, दर स्थिरांक की, मतलब अभिक्रिया की कोटि। और दर स्थिरांक का मात्रक अभी देखेंगे। पहले ये एग्जांपल, एक और जैसे हम एग्जांपल ले लें। यहाँ पे मैंने बोल दिया H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। बोलो इसकी कोटि क्या होगी?
कोटि कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि हम इसको r इक्वल टू के H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, बेटा इधर का नंबर लेना है, नीचे वाला नहीं लेना, तो हमारी कोटि हो जाएगी 2। यदि इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर दें 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2, तो कोटि क्या होगी, तो हमारा R इक्वल टू हो जाएगा के HI का स्क्वायर, तो भी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। आगे समझ में, अभिक्रिया कोटि, तो पहले आपको अभिक्रिया मिलेगी, आप ऐसे लिख देना, ऊपर की पावर देख लेना, पावर सबको जोड़ देना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोटि। नोट कर लो। अपना हेडिंग है अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई। क्लियर, क्या अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई। चलो देखो, इसका एक फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला ट्रिक है, तुमको कहीं मिलेगा नहीं, ना किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा, ना बुक में मिलेगा। ये अपना ट्रिक है, K इक्वल टू मोल 1 माइनस m प्लस n लीटर m प्लस n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। m प्लस n क्या है, a और b। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले लिया, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। क्लियर, तो यहाँ पे m इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 3 है, तो हमारा कोटि क्या हो गया, 1 प्लस 3 4। तो इस अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ये इकाई का फार्मूला है। तो इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई हो जाएगी K इक्वल टू मोल 1 माइनस 4 लीटर 4 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मोल माइनस 3 लीटर 3 और सेकेंड माइनस 1। कोई सी भी रिएक्शन दे दे तुमको, कोई सी भी रिएक्शन दे दे, सबको जोड़ के m प्लस एन की वैल्यू पुट कर देना है। क्लियर, जैसे चलो अपन एक और एग्जांपल देख रहे हैं, मान लो अपन ने एक एग्जांपल ले लिया H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। दर नियतांक का आपको इकाई बताना है, तो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस m प्लस n मतलब कि 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, मोल माइनस 1 लीटर 1 ना बेटा, क्योंकि वो 2 में 1 माइनस करोगे तो सिर्फ 2 1 है ना, और सेकेंड इनवर्स, तो हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है प्रथम कोटि का मात्रक, प्रथम कोटि के दर स्थिरांक का मात्रक, प्रथम कोटि के दर स्थिरांक का मात्रक। तो प्रथम कोटि के लिए n इक्वल टू 1, द्वितीय कोटि के दर स्थिरांक का मात्रक तो n इक्वल टू 2, तृतीय कोटि के दर स्थिरांक का मात्रक तो n इक्वल टू 3। ठीक है, तो पुट कर लोगे ना, तो यहाँ पे लिखो m प्लस 1 एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, और ये तीनों तुम्हारे मेन एग्जाम में आती हैं, जिनमें से प्रथम कोटि हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल से है। क्लियर, कभी कभी शून्य कोटि की भी आ जाती है, तो शून्य कोटि में क्या लोगे, 0, तो पहले इनको नोट करो, एग्जाम्पल फिर मैं बताता हूँ। ये फार्मूला तुम मान लो ब्रह्मा है इस चैप्टर का, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। प्रथम कोटि के दर स्थिरांक की इकाई, पहला
प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बहुत बार आता है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पहले हमारा देखो, पहला है रेडियम, ये हमारा बनाता है RN और HE, क्लियर। दूसरा लिखते जाओ, दूसरा है N2O5, N2O5 बनाएगा N2O4 प्लस हाफ O2। तीसरा है C2H4, C2H4 प्लस H2, ये बनाएगा C2H6। चौथा है SO2Cl2, ये बनाएगा हमारा SO2 प्लस Cl2। पांचवा है NH4NO2, ये हमारा बनाएगा N2 प्लस 2H2O। 6 हमारा है 2N2O, तो ये हमारा बनाएगा 2N2 प्लस O2, 2N2 प्लस O2। देखो ये एग्जाम में हमेशा ये आती है, क्योंकि इसके लिए हम R कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू लिखेंगे 2 और N2O की पावर 2, जबकि ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्रथम कोटि के अंदर आती है। तो हम इसके लिए लिखेंगे R इक्वल टू के N2O 1, और इसकी कोटि क्या हो जाएगी 1, और बता रहा हूँ, और इसका सेकंड यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसको याद रख लो डायरेक्ट, क्लियर। क्योंकि ये एक प्रायोगिक अभिक्रिया होती है, इसमें रियल में जो हम N2O2 लेते हैं ना, तो ये दो हमारा इसका कोई रोल नहीं होता, मतलब एक ये दो रिएक्शन एक साथ लिखते हैं, N2O N2 और O2, फिर N2O N2 और O2, दो रिएक्शन एक साथ लिखते हैं, इसलिए ये दो जोड़ा जाता है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमेशा यही आएगी। बाकी सबके लिए तो सेम, देखो R इक्वल टू के RA की पावर 1 है, तो कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 1, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स, क्लियर। ऐसे सब के लिए बस ये वाली कुछ स्पेशल, इसको याद रखना है अपने को। सबके लिए लिखो फटाफट कोटि। देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, ठीक है। दूसरा हो जाएगा H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, क्लियर। तो देखो इसके लिए हम R क्या लिखेंगे, K N2 की पावर 1 O2 की पावर 1, कोटि क्या हो जाएगी M प्लस N इक्वल टू 2, तो इकाई क्या हो जाएगी इसकी इकाई हो जाएगी मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और सेकेंड -1, क्लियर। तो हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्लियर। ऐसे लिख दो अब मोल -1 लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स, है ना। फिर अब हम देखेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तीसरा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया में ऐसा अभिक्रिया ले लो जो तृतीय कोटि की हो, है ना, ठीक है। 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2, हाँ, तो यहाँ के लिए R क्या लिख दोगे, R इक्वल टू लिख दोगे K NO की पावर 2 O2 की पावर 1, कोटि कितनी आ गई, कोटि आ जाएगी 3, तो ये क्या हो जाएगा देखो मोल 3 माइनस 1, ठीक है, लीटर 1 माइनस 3, मोल 1 माइनस, हाँ उल्टा हो गया, ये हो जाएगा मोल 1 माइनस 3 लीटर 3 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा अपना मोल -2 लीटर 2 और सेकेंड इनवर्स, नोट कर लो।